गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो कक्षा 10th का जो चैप्टर चल रहा है यानी अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार, अपना जो कक्षा 10 की जो इतिहास है उसका ही एक यूनिट है अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार, यानी अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। इसी चैप्टर में हम या इसी बात करते हैं, इसी यूनिट में हमने जो पिछली जो अपनी क्लासें हुई थी उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से यानी 1857 की क्रांति से हम पढ़ चुके थे। 1857 की क्रांति के बारे में यानी हमें कैसे कहाँ क्रांति के प्रमुख केंद्र थे और कौन कौन इनके यानी अलग अलग कहाँ कहाँ कौन क्रांतिकारी नेता थे, किस प्रकार से अंग्रेजों ने वापस यानी पूरे भारत पे बोले तो इस क्रांति का दमन करके और फिर वापस अपनी सत्ता स्थापित की। उसके बाद में देखो ये जनमानस का विद्रोह, ठीक है। उसके बाद में आदिवासियों का विद्रोह हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने वीर सावरकर के बारे में पढ़ा, ठीक है, और श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में पढ़ा। अब इसी चैप्टर को यानी इसी यूनिट को आगे बढ़ाते हुए अब हम आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो स्पेशल तौर पे यानी किसान आंदोलन, ठीक है, और कांग्रेस की स्थापना, यानी किसान जिस प्रकार से यानी आदिवासी लोगों ने यानी अंग्रेजों के विरुद्ध यानी अपना लोहा लिया या अंग्रेजों को यानी अंग्रेजों के खिलाफ हुई, ठीक है, उसी प्रकार किसान भी संगठित हुए और इन अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया। तो आज की जो अपनी क्लास है वो स्पेशल तौर पे यानी अंग्रेजी किसान आंदोलन और कांग्रेस की दूसरा जो टॉपिक है वो कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, कि कांग्रेस की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य, अंग्रेजों का प्रमुख उद्देश्य क्या था, ठीक है, इन सब के बारे में आज की अपनी जो ये क्लास रहेगी। तो कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो यानी अगर हम बात करते हैं तो इस मानचित्र को देखिए, यानी ये मानचित्र पूरा भारत का जो मानचित्र है उसमें देखो यानी जहां कहां कहां देखो, सबसे पहले अगर बात करें यानी किसान और नागरिक विद्रोह है ये, ठीक है। अगर हम पंजाब की बात की जाए, अगर उत्तर में बात की तो पंजाब में यहां पर एक तो कुक्का विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ था? कुक्का, समझ गए, यानी कौन सा विद्रोह? यानी कुक्का विद्रोह, और 1860 ईस्वी में हुआ। इसका नेतृत्व कुक्का विद्रोह का भगत जवाहरमल राम सिंह कुक्का के द्वारा किया गया। यानी ये किसान आंदोलन और नागरिक विद्रोह यानी पूरे मानचित्र से समझने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। यानी अगर सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब में कुक्का विद्रोह हुआ 1860 ईस्वी में, जिसका नेतृत्व किया था भगत जवाहरमल राम सिंह कुक्का ने, इसलिए इसको कुक्का विद्रोह कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं तो अगर पश्चिम की बात करें तो गुजरात, ठीक है, यानी गुजरात में कच्छ विद्रोह हुआ 1816 में, जिसका नेतृत्व भारतमल व झरेजा ने किया, और भगेरा विद्रोह यानी कच्छ और भगेरा विद्रोह गुजरात में हुए। अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में कोई विशेष यानी वो आंदोलन नहीं हुआ जो और हुआ, लेकिन यहां पर भी एक भील विद्रोह हुआ, समझ गए, 1820 से 1825 में, जिसका नेतृत्व दशरथ हिरिया और सेवाराम ने किया, इसका नेतृत्व है। अगर बात करते हैं इधर यानी हम पश्चिमी घाट की तरफ जाएं या पश्चिमी तट की तरफ, तो महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र में एक गडकरी विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह? गडकरी विद्रोह हुआ था 1844 में, जिसका नेतृत्व बाबाजी अहिरेकर, और गडकरी मराठा किले के संरक्षक थे, ठीक है। अगर दूसरा यानी जो आपका कौन सा रमोसी आपका विद्रोह 1822 इसमें, जिसका नेतृत्व चित्तर सिंह ने किया था, और वासुदेव बलवंत फड़के, अगेन हम यानी वासुदेव बलवंत फड़के यानी पश्चिमी घाट है ये यहाँ पर। किट्टूर विद्रोह यानी 1824 से 1829 में, ठीक है, यानी ये महाराष्ट्र में हुए हैं गडकरी विद्रोह और आपका रामोसी विद्रोह। अगर किट्टूर विद्रोह है तो 1824 और 1829 के बीच में, जो कर्नाटक में है, इसका नेतृत्व चेन्नम्मा व रैयप्पा ने किया, ठीक है। पालीगरों का विद्रोह जो तमिलनाडु में हुआ था, कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था, जिसका नेतृत्व यानी काटा वामान ने किया था। गंजाम विद्रोह ये भी तमिलनाडु में हुआ था, जिसका नेतृत्व यानी श्रीकर बंज ने किया था। ये हम ऐसे पढ़ रहे हैं यानी
ऊपर से उत्तर से आ रहे हैं और इधर नैन दक्षिण की तरफ जा रहे हैं और पश्चिमी यानी पश्चिमी जो घाट है या पश्चिमी तट की ओर जा रहे हैं। पश्चिमी तट की ओर कौन कौन से हैं? अब अगर बात करें तो यानी अगर बिहार जो आपका पूर्वी में आता है एक तरफ से, ठीक है, यहाँ पर देखो झारखंड में सबसे ज्यादा, क्यों? यहाँ पर आदिवासी लोग सबसे ज्यादा है झारखंड बिहार में, ठीक है। तो यहाँ झारखंड में यानी कोल विद्रोह हुआ जिसका नेतृत्व यानी बुद्धो भगत ने किया। संथाल विद्रोह हुआ 1855-56 में जिसका नेतृत्व सिद्धू और कानू ने किया, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। खेरवार विद्रोह हुआ 1874 में। मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 में। ताना भगत आंदोलन भी यानी झारखंड में ही हुआ था जिसका नेतृत्व किया था जतरा भगत ने। युवान व जुआंग विद्रोह 1867 और 68 में जिसका नेतृत्व यानी रन नायक ने किया था। ये झारखंड के प्रमुख विद्रोह हैं, समझ गए। अब अगर बात की जाए तो बिहार के अंदर देखो, बिहार में एक चेरो विद्रोह हुआ था जिसका नेतृत्व किया था भूषण सिंह ने, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो पश्चिमी बंगाल में ध्यान देना, बिहार में एक और आंदोलन हुआ है यानी बहावी विद्रोह 1830 और 60 में जिसका नेतृत्व किया था सैयद अहमद मौलवी ने। अगर हम बात करते हैं यानी पश्चिमी बंगाल में तो सन्यासी विद्रोह सन 1770 में यानी नेतृत्व सन्यासी गिरी संप्रदाय, ठीक है। इसके अलावा फकीर विद्रोह 1776 में जिसका नेतृत्व यानी मजनू शाह चिराग ने किया था। पागलपंथी विद्रोह, ध्यान देना, ये पागलपंथी कई बार पूछा जाता है कि पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ, तो पागलपंथी विद्रोह आपका यानी पश्चिमी बंगाल में हुआ था जिसका नेतृत्व यानी करम शाह और टीपू मीर ने किया था। फरियाजी विद्रोह 1820 ईस्वी में हुआ यानी जिसका नेतृत्व दादू मियाँ और भूमिज विद्रोह 1833 में। ये पश्चिमी बंगाल के विद्रोह यानी प्रमुख जो नागरिक और किसान विद्रोह हैं। अगर बात करते हैं तो उड़ीसा की, तो उड़ीसा में यानी खोंड विद्रोह हुआ। कौन कौन सा? खोंड विद्रोह 1837 में जिसका नेतृत्व चक्कर बेसाई ने किया। पाइक विद्रोह ये भी उड़ीसा में हुआ था सन 1817 में, ठीक है, जिसका नेतृत्व बक्सी जगबंधु ने किया था। संभलपुर विद्रोह 1833 से लेके और 1862 ईस्वी के बीच में इसका नेतृत्व सुरेंद्र साई ने किया था, ठीक है। अगर हम पूर्वी गोदावरी यहाँ पर अगर बात की जाए तो आजकल ये यानी आपका आंध्र प्रदेश वाला इलाका है पूरा, समझ गए, यानी नासिक वगैरह ये पूरा अगर इसको बढ़ा दें तो महाराष्ट्र, ये पूर्वी गोदावरी जहाँ पर यानी कोया विद्रोह 1879-80 में हुआ जिसका नेतृत्व टोमा सोहरा ने किया। आंध्र प्रदेश में विद्रोह हुए थे, उसके प्रमुख नाम है रंपा विद्रोह जिसका नेतृत्व है सीताराम राजू। और चेंचू आदिवासी आंदोलन 1920 में जिसका नेतृत्व है मोतीलाल तेजावत ने किया। अगर हम बात करते हैं तो असम अगर पूर्वी इलाके में तो यहाँ पे अहम विद्रोह हुआ। अहोम, कौन सा? अहोम विद्रोह असम का प्रमुख आंदोलन था, प्रमुख है, ठीक है, 1828 ईस्वी में जिसका नेतृत्व यानी जिसकी लीडरशिप किसने की थी? गोमधर कुंवर ने। खासी विद्रोह जिसका नेतृत्व यानी राजा तीरथ सिंह ने किया था 1828 और 33 के बीच में। अगर हम बात करते हैं नागालैंड में नागा विद्रोह हुआ था 1931 में जिसका नेतृत्व किसने किया था? रानी, यहाँ की देखो एक रानी गोडलियू, ठीक है, यानी एक महिला ने यहाँ पर इसका नेतृत्व किया था, यानी आदिवासियों को, नागालैंड के आदिवासियों को एकत्रित करके और अंग्रेजों के विरुद्ध यानी अपनी सत्ता यानी अंग्रेजों के विरुद्ध अपने आप को प्रदर्शित किया था इन्होंने। समझ गए कि अंग्रेजों की गुलामी हम नहीं मानेंगे और लोगों को यानी लोगों में एक अलग जगाने का काम किसने किया था? यानी रानी गोडलियू ने। ओके, तो ये इस मानचित्र से समझने की कोशिश कर रहे हैं हम कि कहाँ कहाँ किसान और नागरिक विद्रोह हुए हैं। अगर हम बात करते हैं तो यानी किसान आंदोलन, अब देखना, प्राचीन जो कृषि व्यवस्था को अंग्रेजों द्वारा बनाई गई नवीन प्रशासनिक व्यवस्था व कृषि नीतियों द्वारा धीरे धीरे तोड़ा जा रहा था। ध्यान देना, जो प्राचीन कृषि व्यवस्था किसके द्वारा? यानी प्राचीन कृषि व्यवस्था को अंग्रेजों द्वारा बनाई गई, यानी जो हमारी प्राचीन कृषि व्यवस्था है वो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई। जो हमारी नवीन कृषि व्यवस्था है उसको प्राचीन व्यवस्था को धीरे धीरे तोड़ा जा रहा था, ठीक है। अंग्रेजों की इस नई व्यवस्था यानी जो कृषि की जो नई व्यवस्था ने नए प्रकार के भूमिपति उत्पन्न कर दिए, नए प्रकार के भूमिपति उत्पन्न हो गए इससे, ठीक है, जिससे ग्रामीण भारत में एक नया समाज, एक
नया यानी एक नई सोसाइटी उभर कर आ गई, यानी ग्रामीण भारत में, ठीक है, सरकारी कर अत्यधिक हो गई, यानी जहां पर सरकारी भूमि पर टैक्स और अधिक बढ़ गई, यानी करों की बढ़ोतरी अधिक हो गई, सरकारी कर अत्यधिक की अधिकता और जमींदारों के द्वारा कर का अत्यधिक भाग लेने के कारण किसान, साहूकारों तथा व्यापारियों के चंगुल में फंसते चले गए। कौन चले गए? किसान। किसके? साहूकार से ब्याज लेते थे, पैसा लेते थे ब्याज पर, और वो उनसे ब्याज चुकता नहीं था, पैसा चुकता नहीं था, तो उनकी चंगुल में फंसते गए, और व्यापारियों की, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए इस नए भूमिपति वर्ग, क्योंकि ये भूमिपति वर्ग किसके द्वारा बना गया है? अंग्रेजों के द्वारा ही। तो नई कृषि नीति से नए नए भूमिपति बन गए। वह परजीवी बिचौलिए, परजीवी दूसरों पर आश्रित रहने वाले जो बिचौलिए, लोभी व भ्रष्ट साहूकार ने मिलकर किसानों का अधिक से अधिक क्या बना दिया? और गरीब बना दिया। किसानों को अधिकाधिक क्या बना दिया? गरीब बना दिया। क्या बना दिया? गरीब बना दिया और अधिक। अब 19वीं शताब्दी तक किसान इस स्थिति में आ गए थे कि वह अंग्रेजी शासन, स्थानीय शोषणकारियों तथा जो पूंजीपतियों से निपटकर और सामंतशाही बंधनों को तोड़ना अथवा उनको ढीला करना चाहते थे। इस सामंतशाही व्यवस्था को तोड़ना चाहते थे। कौन? किसान। ये स्थिति कब आ गई थी? यानी 19वीं शताब्दी तक, ठीक है। अब किसान आंदोलन के कौन कौन से जो प्रमुख कारण है, उसमें पहला है कि अंग्रेज सरकार की प्रशासनिक भूख नीतियां, समझ गए, यानी अंग्रेजों के विरुद्ध ये जो किसान भड़के, तो क्यों भड़के? इसका प्रमुख एक रीजन है, वो है कि अंग्रेज सरकार की जो प्रशासनिक, अंग्रेजों ने जो प्रशासन के अंदर यानी जो भूमि कर, ठीक है, उसको जो बढ़ाया, वो यानी क्या हो गया? एक प्रमुख कारण रहा है किसान आंदोलन का। अगर हम बात करते हैं, दूसरा कारण है कि बार बार लंबे काल तक अकाल पड़ना, यानी अब सरकार को तो टैक्स चाहिए था, अंग्रेजों को तो टैक्स चाहिए, अब चाहे काल पड़े या न पड़े, या वर्षा हो या न हो, उनको उससे कोई लेना देना नहीं था। उनको तो सिर्फ टैक्स चाहिए था, अपना खजाना भरना था, ठीक है, चाहे जनता भूखी मरे, चाहे उनके उससे कोई मतलब नहीं था। तो बार बार अकाल पड़ता तो कृषि नहीं होती, लोग टैक्स नहीं भर पाते, वो भूमि कर नहीं भर पाते, साहूकार को जो पैसा लिया था वो वापस नहीं लौटा पाते थे। इसलिए यानी कहने का मतलब, ये कितने दिन सहन करते? जब आपके पास खाने के लिए रोटी नहीं रहेगी तो आप कब तक, यानी अरे कब टैक्स भरोगे? टैक्स तभी तो भरा जाएगा जब आपके पास कुछ पैसा होगा। जब आपके पास खाने के लिए ही नहीं है तो टैक्स कहाँ से भरोगे? तो ये बार बार लंबा यानी लंबे काल यानी अकाल पड़ना, यह भी यानी किसान आंदोलन का एक प्रमुख कारण रहा। किसानों से जमींदारों, सामंतों द्वारा अत्यधिक कर वसूलना, यानी देखो, ये जो जमींदार थे या सामंत थे, वो अंग्रेजों को तो कुछ कर जो निश्चित था वो ही कर देते थे, लेकिन उनसे अत्यधिक कर खुद वसूलते थे ज्यादा, ठीक है। व्यापारियों, साहूकारों द्वारा चंगुल में फंसाकर झूठे दस्तावेज तैयार करना, यानी किसान इतने पढ़े लिखे नहीं थे, वो क्या करते थे, साहूकार जहां कहता वहीं अंगूठा लगा देते थे, उसकी जमीन नीलाम कर ली जाती थी, उसको अपने अधीन कर लिया जाता था, सब कुछ। तो ये भी एक क्या यानी किसान आंदोलन का कारण रहा है। अब जो हमारे प्रमुख जो किसान आंदोलन है, उसमें सबसे पहला है बंगाल में नील उगाने वाले किसानों का विद्रोह। नील, समझ रहे, यानी नील एक ऐसा है, नील की खेती होती है, इंडिगो बोलते हैं जैसे इंग्लिश में नील, ठीक है। इसका विरोध सबसे पहले बंगाल में किया गया। क्यों? क्योंकि नील उत्पादन में क्या होता था कि जबरदस्त नील दो प्रकार से होती है, एक तो निज और एक रेती, ठीक है। जबरदस्त बागान बनाए जाते थे इसके। किसानों को 25% भूमि पर अपनी नील की खेती करनी अनिवार्य कर दी थी अंग्रेजों ने। अब इसमें फायदा अंग्रेजों को होता था और किसानों का शोषण होता था, अत्याचार होता था उन पे। और नील तैयार करने में जितनी कठिनाई, यानी किसान लोग जितने सहते थे उतनी कठिनाई, सबसे अधिक कठिनाई थी वो, इसलिए उन्होंने नील की खेती करने से मना कर दिया, ठीक है। तो ये एक विद्रोह, कौन सा? नील की खेती का विद्रोह, यानी नील उगाने वाले किसानों का विद्रोह। यह विद्रोह अंग्रेज भूपतियों के विरुद्ध किया गया था। इस विद्रोह में किसानों का साथ जमींदारों ने भी दिया, साहूकारों, धनिक किसानों व सभी ग्रामीण वर्ग ने दिया, समझ गए। इस विद्रोह में किसानों का साथ
यानी किस किसने दिया? जमींदारों ने भी दिया, साहूकारों ने भी दिया, धनी किसानों ने भी दिया और सभी ग्रामीण वर्ग ने दिया। 19वीं शताब्दी में कुछ कंपनी के अवकाश प्राप्त यूरोपीय अधिकारियों ने, अवकाश प्राप्त का समझ रहे हो, रिटायरमेंट लेने वाले, यानी जो कंपनी के लिए काम करते थे पहले और अब उनको कंपनी ने रिटायर कर दिया, तो वो अवकाश प्राप्त है, देखा ना कि अवकाश प्राप्त यूरोपीय अधिकारियों ने बंगाल तथा बिहार के जमींदारों से वहां पर भूमि प्राप्त करके और वहां पर नील की खेती आरंभ कर दी। किन्होंने? यानी यूरोप के, यानी अवकाश प्राप्त, यूरोप के अवकाश प्राप्त अंग्रेजों ने या यूरोपीय अधिकारियों ने, ठीक है, वहां पर उन्होंने किस पर, यानी आपका बंगाल तथा बिहार के जो जमींदारों से वहां से क्या प्राप्त कर ली उन्होंने, यानी जमीन प्राप्त करके और वहां नील की खेती आरंभ करना शुरू कर दिया। क्योंकि नील की खेती में जितना प्रॉफिट अंग्रेजों को दिखता था और किसी खेती में उनको नहीं दिखता था। उन्होंने किसानों से ऐसी शर्तों पर नील की खेती करने को बाध्य किया कि जो किसानों के लिए क्या थी, लाभकारी नहीं थी, वो अत्यधिक यानी कष्टदायी थी, ठीक है। अप्रैल 1860 ईस्वी में क्या हुआ, यानी 12/7 उप विभाग तथा पावना और नादिया जिलों के समस्त किसानों ने हड़ताल कर दी। ध्यान देना, ये सब बंगाल के ही हैं, यानी हम पढ़ रहे हैं बंगाल में नील उगाने वाले किसानों का विद्रोह, तो ये बंगाल के ही जो जिले हैं, नादिया, ठीक है, पावना तथा ये उप विभाग है, ठीक है, वहां पर उन किसानों ने क्या कर दी, हड़ताल कर दी कि हम अब नील नहीं उगाएंगे, ठीक है, और नील बोने से इनकार कर दिया। यह हड़ताल बंगाल के अनेक क्षेत्रों में फैल गई और सरकार को व्यापक असंतोष से बचने के लिए 1860 ईस्वी में एक नील आयोग नियुक्त करना पड़ा। सरकार को क्या करना पड़ा, 1860 आयोग में एक नील आयोग की स्थापना करनी पड़ी इस असंतोष से निपटने के लिए। अब अगर बात करते हैं आगे, तो 1875 ईस्वी के दक्षिण के विद्रोह। अब दक्षिण में किसानों के विद्रोह है, देखो कौन कौन से हैं, देखो 1875 ईस्वी में दक्षिण के विद्रोह का कारण वहां पर क्या था, दक्षिण में अत्यधिक भूमि कर, वहां पर कारण भाई क्यों किसान ने वहां पर यानी अंग्रेजों के खिलाफ हुए, तो इसका एक कारण है कि अत्यधिक तो भूमि कर, नंबर 2 कपास के भाव कम हो जाना, यानी वहां पर क्या, देखो दक्षिण में ज्यादातर यानी आपकी दक्कन बोलते हैं इसके, दक्कन ट्रेप लावा काली मिट्टी है जो कपास के लिए सबसे उपयुक्त होती है, तो वो कपास की खेती वहां होती थी अत्यधिक, तो कपास के भाव कम हो जाना, मराठा किसानों से अत्यधिक कर लिया जाना, ये यानी किसानों के, यानी दक्षिण में किसानों के क्या हैं, प्रमुख कारण हैं, यानी वहां पर किसान इसलिए वहां पर अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। मारवाड़ी और गुजराती साहूकारों द्वारा लालच के कारण लेखों में हेरा फेरी करने तथा अनपढ़ किसानों से बिना जानकारी के हस्ताक्षर करा लेते। कौन करा लेते, मारवाड़ी और गुजराती साहूकार बड़े तेज हैं, देखो दोनों, मारवाड़ी भी बड़ा खतरनाक है और गुजराती भी बड़ा तेज है। ये दोनों साहूकार क्या करते, वहां से जो अनपढ़ किसान थे उनसे साइन करवा लेते, अंगूठा लगवा लेते, समझ गए, हेरा फेरी करते थे ये दोनों साहूकार, जिससे दीवानी न्यायालयों में फैसले इस साहूकारों के पक्ष में जाने से किसान क्या हो गए, बेदखल हो जाते थे। अब दीवानी न्यायालय में अगर मामला चला गया तो वहां पर तो उसका अंगूठा लगा, बेचारे किसान को ये पता थोड़ी है कि अंगूठा कहाँ लगवा रहा है, वो तो बिल्कुल अनपढ़ था, अनपढ़ किसान थे, उनको किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। अब जब ये मामला कोर्ट में चला जाता तो कोर्ट तो यानी तथ्यों के आधार पर ही तो देता है, यानी कोर्ट तो सबूतों के आधार पे फैसला देता है, तो फैसला यानी सबूत तो किसके पास रहते थे, साहूकार के पास, तो उसकी जो बेदखल कर दिया जाता था, किसको, किसान को, समझ गए। अब किसानों में रोष तो होना ही था। 1875 ईस्वी में किसानों ने पूना जिले के साहूकारों के मकानों तथा दुकानों पर आक्रमण कर दिया। कब तक सहन करेंगे, अरे कब तक सहन होगा ये अत्याचार, कभी तो ये बम फटना ही था, तो वही बम फट गए यहाँ पर। 1875 ईस्वी में किसानों ने पूना जिला के साहूकारों के मकानों तथा दुकानों पर आक्रमण कर दिए और जिन लेखों पत्रों पर साहूकारों ने किसानों से हस्ताक्षर करा रखे थे उनको क्या कर दिया, उन्होंने जलाकर राख कर दिया। कर लो, आपके पास सबूत ही नहीं छोड़ा इन्होंने। बाद में यही विद्रोह यानी अहमदनगर तक
फैल गया तथा पुलिस और सेना बुलाकर यह विद्रोह दबाया जा सका। सरकार ने उपद्रवों के कारण यानी जानने के लिए क्या किया, दक्कन उपद्रव आयोग, ध्यान देना, सरकार ने तो क्या किया, एक आयोग बैठा दिया, एक कमीशन बैठा दी कि क्यों कारण हुआ, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए एक दक्कन, कौन सा, दक्कन उपद्रव आयोग नियुक्त किया तथा 1879 ईस्वी में कर्षक राहत अधिनियम पारित किया। कौन सा, कर्षक राहत अधिनियम, ये पारित किया गया। कहां पर, महाराष्ट्र में, पुणे में, जिसमें किसानों द्वारा ऋण न लौटाने पर गिरफ्तार अथवा जेल में बंदी नहीं किया जा सकता था। इसमें देखो ध्यान देना कि कर्षक राहत अधिनियम पारित किया। इस नियम में क्या था कि जिसमें किसानों के द्वारा ऋण जो नहीं लौटाया गया, ठीक है, नहीं लौटाने पर गिरफ्तार अथवा जेल में बंद नहीं किया जा सकता था। ये कौन सा, यानी कर्षक राहत अधिनियम था। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो कहने का मतलब कि पंजाब में, क्योंकि पंजाब में भी क्या है, अधिकतर किसान थे, तो पंजाब में किसान आंदोलन किस प्रकार से अपना रुख लेता है, तो देखिए कि पंजाब का आम किसान ऋणग्रस्त था और उसकी भूमि पर गैर किसान वर्ग का कब्जा हो गया था। गैर किसान जो किसान नहीं थे यानी अमीर वर्ग एक तरह से उसका कब्जा हो गया था। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर तो काफ़ी ऋण चढ़ा हुआ था, उसकी पूरी की पूरी ज़मीन एक तरह से क्या थी, यानी एक गिरफ्त में थी या गिरवी रखी हुई थी, जिस पर जब चाहे साहूकार अपना अधिकार कर सकता था। तो यानी पंजाब का आम किसान इस भूमि हस्तांतरण को रोकने के लिए, यानी भूमि का क्या हो गया, जो भूमि किसानों की थी वो किसकी हो गई, जमींदारों की हो गई, ठीक है, या गैर किसान वर्ग की हो गई। ये हस्तांतरण होता भूमि का, इसको रोकने के लिए सरकार ने पंजाब भूमि अन्यायक्रमण, ध्यान देना, अन्यायक्रमण अधिनियम यानी पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट 19 लेकर आई, ठीक है। कौन सा, 1900 में, यानी 1900 में सरकार इस भूमि का हस्तांतरण रोकने के लिए एक अधिनियम पारित किया, ठीक है, यानी पंजाब भूमि अन्यायक्रमण अधिनियम, ठीक है। तब जाकर यानी ये भूमि का जो ये जो अधिग्रहण हो रहा था या भूमि का जो ये हस्तांतरण हो रहा था वो रुका, ठीक है। तो ये था पंजाब में किसान आंदोलन। अगर हम बात करें तो चंपारण किसान आंदोलन, देखो चंपारण किसान आंदोलन देखना कि चंपारण, देखो ये चंपारण है बिहार में, बिहार में एक जिले का नाम है चंपारण, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है कि जिस प्रकार से बंगाल में नील की खेती करने के लिए वहाँ के किसानों को यानी बाध्य किया अंग्रेजों ने, उसी प्रकार से चंपारण के किसानों को भी यानी नील की खेती करने के लिए यानी अंग्रेजों ने क्या करते हैं, बाध्य करते हैं। तो उत्तर बिहार के चंपारण जिले में यूरोपियन नील के उत्पादक बिहारी किसानों पर यानी अत्याचार करते थे। यानी चंपारण किसान आंदोलन में कहने का मतलब कि उत्तरी जो बिहार है, ये जिला उत्तरी बिहार में स्थित है, यहाँ पर यूरोपीय क्या करते थे, यानी यूरोपियन लोग ये यानी वहाँ पर चंपारण के किसानों को जबरदस्ती नील की खेती के लिए बाध्य करते थे। इसका विरोध करने के लिए गांधी जी ने बाबू राजेंद्र प्रसाद, यही बाबू राजेंद्र प्रसाद कौन से हैं, जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, यानी बाबू राजेंद्र प्रसाद की सहायता से किसानों की वास्तविक स्थिति की जांच की। यानी खुद महात्मा गांधी ने चंपारण का यानी दौरा किया था और वास्तविक स्थिति जानने के लिए उन्होंने यानी दौरा करके और वहाँ के किसानों की वास्तविक स्थिति जानी थी कि वास्तव में यानी किसानों पर अत्याचार हो रहा है या नहीं, ठीक है। किसानों को अहिंसात्मक आंदोलन करने के लिए कहा, यानी गांधी जी तो अहिंसा के पुजारी थे, हिंसा तो उनकी डिक्शनरी में था ही नहीं, हिंसा शब्द, तो अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी, उन्होंने कहा कि अहिंसात्मक तरीके से इसका विरोध किए, न कि हिंसात्मक तरीके से, ठीक है। लेकिन बाद में जून 1917 में एक जांच समिति बनाई गई जिसकी रिपोर्ट पर चंपारण कृषि अधिनियम पारित यानी किया गया, चंपारण, ठीक है, क्या पारित किया गया, यानी चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा नील किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराना बंद कर दिया गया कि जबरदस्ती आप किसानों से खेती नहीं करा सकते। किसकी, नील की, क्योंकि नील था उसमें किसानों को यानी अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता था।
यूरोपीय बाजारों में नील की बड़ी जबरदस्त मांग थी, भारतीय नील की वो भी, क्योंकि भारतीय ये कौन से मौसम में उगता था, ये उपोष्ण मौसम में, समझ गए। यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उगने वाला नील काफी यानी चटकीला और रंगदार होता था, उसकी काफी चमक होती थी, इसलिए यूरोपीय बाजारों में इसकी मांग सबसे ज्यादा थी। इसलिए यानी अब अंग्रेज भारत की तरफ भी देखते कि हम कैसे भी करके यानी नील की खेती भारतीयों से करवाकर और यूरोप में हम अच्छे दामों पर बेचें और इससे अच्छा मुनाफा कमाएं। अब हम किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं, इसलिए खेड़ा किसान आंदोलन, खेड़ा गुजरात में ही है, समझ गए, जिसका देखो ध्यान देना, यह आंदोलन बंबई सरकार के विरुद्ध था। किसके सरकार? बंबई। अब बंबई सरकार का मतलब यह नहीं है कि बंबई में वहां पर भारत की सरकार थी, यानी राष्ट्र जो भारत सरकार, वहां पर अंग्रेजों की सरकार थी बंबई प्रांत में, ठीक है। 1818 ईस्वी की बसंत ऋतु, कौन सी ऋतु? बसंत ऋतु में फसलें नष्ट हो गई। क्या हो गई? फसलें नष्ट हो गई, यानी बसंत ऋतु में। लेकिन फिर भी बंबई सरकार भूमि कर की मांग करी थी। अरे भाई, जब फसल ही नष्ट हुई थी तो सरकार को राहत देने की बजाय वहां पर टैक्स ले रही है, ठीक है, ये तो अन्याय है और क्या है। तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर बसंत ऋतु में फसलें नष्ट हो गई, लेकिन फिर भी बंबई सरकार ने भूमि कर की मांग की। भाई, भूमि कर हमको तो चाहिए, चाहे आपकी फसल नष्ट हो या न हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, बंबई सरकार का कहना है, बंबई के किसानों को, ठीक है। जबकि भूमि कर नियमों ये स्पष्ट था, क्या था कि फसल साधारण से 25% से कम हो तो भूमि कर से पूर्णतः छूट मिलेगी। क्या लिखा हुआ था कि फसल साधारण से 25% से कम हो, अगर साधारण फसल से भी अगर उत्पादन 25% कम है तो भूमि कर में पूर्णतः यानी पूर्ण रूप से क्या मिलेगी? आपको छूट मिलेगी। ये किस में लिखा हुआ था? ये भूमि अधिनियम में लिखा हुआ था। सरकार छोड़ देने को तैयार नहीं थी। गांधी जी ने कृषकों को संगठित कर और सत्याग्रह किया। क्या किया? सत्य का आग्रह, यानी सत्य पे चलने के लिए विवश कर दिया। अंत में सरकार को गांधी जी की बात स्वीकार करनी पड़ी, यानी गांधी जी के द्वारा ही ये आंदोलन किया गया था। चंपारण गांधी जी के द्वारा पहला आंदोलन किया गया था। दक्षिणी अफ्रीका से लौटने के बाद 1915 में गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिणी अफ्रीका से भारत आते हैं। उस दिवस को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो गांधी जी का पहला जो आंदोलन था वो चंपारण का था और दूसरा ये इनका कौन सा था? खेड़ा आंदोलन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो अन्य संगठित जो प्रयास कौन कौन से थे, यानी अन्य दूसरे भी तो कुछ प्रयास थे ना किसानों के अलावा। तो देखो कि अखिल भारतीय स्तर पर भी यानी ऑल इंडिया लेवल पर भी किसान यानी आंदोलन चलाने के लिए 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ किया गया? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में किया गया और 11 अप्रैल 1936 को, यानी संपूर्ण भारत के किसानों को एक मंच पर लाने के लिए एक नया एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था अखिल भारतीय यानी किसान सभा। किसान सभा ने आंध्र प्रदेश में जमींदारों के खिलाफ भूमि व्यवस्था विरोधी आंदोलन किया। अब था 1936 में बिहार में बकास्त, यानी बकास्त मतलब स्वयं ज्योति, खुद की ज्योत होती है उनको बोलते स्वयं ज्योति, हुई भूमि के विरुद्ध आंदोलन किया। 18 अक्टूबर 1937 ईस्वी को किसान सभाओं ने सत्याग्रहियों पर हुए अत्याचार के विरुद्ध भी क्या बनाया? कर्षक दिवस मनाया जाता है। कर्षक दिवस कब मनाया जाता है? यानी 18 अक्टूबर 1937 ईस्वी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सत्याग्रहियों पर हुए अत्याचार के विरुद्ध, यानी सत्याग्रही थे ना, उन पर अत्याचार हुआ, उसके विरुद्ध यानी कर्षक दिवस मनाया जाता है। और कर्षक दिवस मनाया जाता है 18 अक्टूबर 1937 ईस्वी को। अगर हम बात करते हैं तो अब है राजनीतिक आंदोलन। ये तो थे किसान आंदोलन, अब है राजनीतिक आंदोलन 1857 से। और 1919 क्यों दी गई है कि 1919 में जो अधिनियम पारित हुए थे 1919 का, तब तक का दिया गया। 1857 यानी कौन सी क्रांति? यानी भारत की यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसे बोल सकते हैं वीर सावरकर की भाषा में, और अगर अंग्रेजों की भाषा में बोलें तो इसे क्या बोल सकते हैं? यानी सिपाही विद्रोह। ओके, ये 1857 से लेकर 1919 के बीच में जितने राजनीतिक आंदोलन कौन कौन से हुए उसके बारे में समझ गए। तो कहने का मतलब कि 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष की असफलता के बाद, क्योंकि यहां पर क्या हो जाता है? असफलता क्या मिलती है?
असफलता के बाद स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व भारत के सभी भागों में, यानी भारत के आधुनिक जो शिक्षा प्राप्त करने वाले भूपति और संपन्न वर्ग के हाथों में आ गया था। यानी जो कुछ पढ़े लिखे हुए थे, जिनके पास भूमि थी, अब जो आंदोलन था, जो आंदोलन की शुरुआत 1857 में जो क्रांति की अलग जगह दी गई थी क्रांतिकारियों के द्वारा, अब वो अलग धीरे धीरे फैल रही थी। ठीक है, अब क्योंकि ये सब स्वतंत्रता संग्राम चाहे भले ही असफल हो जाए, लेकिन इसने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला दी थी। समझ गए? इन्होंने यानी भारतीय जनमानस को इस आंदोलन ने ये संदेश दिया कि अगर आप संगठित हो तो आप यानी बिल्कुल आप यानी किसी भी काम को करना असंभव नहीं है। तो भूपतियों तथा संपन्न वर्ग के हाथों में आ गया। ये वर्ग अपनी मांगों के लिए यानी संसद को संस्मरण पत्र, प्रार्थना पत्र देते थे। साथ ही देश के लिए पढ़े लिखे लोगों को संगठित करना, अंग्रेजों द्वारा वर्तमान काल में कर रहे शोषण की जानकारी देकर जागृत कर रहे थे। अब ये लोग किसके द्वारा, यानी ये काम, यानी ये जो देखो उदारवादी लोग हैं, ये कौन से हैं? उदारवादी लोग हैं। ये लोगों को कैसे कर रहे हैं? ये संसद में विश्वास करते हैं। ठीक है, संसद में यानी स्मरण पत्र देना, किसी भी काम को करवाने के लिए एप्लीकेशन देना, इसके अलावा देश में पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको संगठित करना। ठीक है, और अंग्रेजों के द्वारा जो वर्तमान में जो स्थिति है, वो जो अंग्रेजों के द्वारा जो शोषण हो रहा है उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, ये काम कौन कर रहे थे? ये उदारवादी लोग, संपन्न वर्ग लोग। ठीक है, इस काल के प्रारंभिक नेतृत्व करने वाले लोगों को यानी इंग्लैंड के उदारवादी लोगों पर विश्वास था। क्या था? विश्वास। ध्यान देना, उदारवादी, किन लोगों को? उदारवादी लोगों पर विश्वास था। ये लोग इंग्लैंड के उदारवादियों को भारत की वस्तुस्थिति, भारतीयों की आकांक्षाओं तथा भारत में संवैधानिक यानी किसका? संविधान के अनुसार काम हो, संवैधानिक तथा प्रशासनिक सुधारों के लिए तैयार करना चाहते थे। ध्यान देना, यहाँ पर दो एक उदारवादी शब्द है। उदारवादियों का किसमें विश्वास था? यानी उदारवादी अपने काम करने का जो उनका तरीका था वो कैसे था कि जो भी काम करना है वो यानी पत्र देकर, प्रार्थना पत्र देकर, ठीक है, लोगों को संगठित करना, लोगों में अलग जगाना। ये मारपीट में विश्वास नहीं करते थे, हिंसात्मक कार्रवाई में ये लोग विश्वास नहीं करते थे उदारवादी। वस्तु स्थिति भारतीयों की आकांक्षाएं कि भारत के लोगों की क्या इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं, और भारत में यानी संवैधानिक और प्रशासनिक सुधारों के लिए हमेशा तैयार करना चाहते थे ये उदारवादी लोग। साथ ही अंग्रेजों के द्वारा किए जाने वाले शोषण और अत्याचारों की जानकारी अधिकाधिक लोगों को देकर, क्या देकर? अधिक से अधिक लोगों को देकर। किसकी जानकारी? अंग्रेजों के द्वारा किया गया जो अत्याचार और अंग्रेजों के द्वारा किया गया जो शोषण, उसकी जानकारी अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाने का काम ये उदारवादी करते थे। यानी आंदोलन का विस्तार करना चाहते थे, आंदोलन करना चाहते थे, आंदोलन में ज्यादा विश्वास करते थे तथा देश के सभी क्षेत्रों, सभी वर्गों को, सभी धर्म के लोगों को यानी मानने वाले लोगों को संगठित करना चाहते थे। कौन? ये उदारवादी। ठीक है, उदारवादी लोग। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो कहने का मतलब कि सन 1858 के बाद जो राजनीतिक चेतना यानी जो पॉलिटिकल जो यानी चेतना आई थी उसका प्रचार, समझ गए? ये अपना टॉपिक है। उसके अनुसार देखो, भारतीयों को धीरे धीरे यानी अब पहले भारतीय लोगों को राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब 1857 की क्रांति के बाद में और जब कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और 1858 से यानी भारत को सीधा ब्रिटिश क्राउन के यानी अंतर्गत यानी उसके कंट्रोल में आ जाता है, तो यानी धीरे धीरे राजनीतिक आकांक्षाएं, इच्छाएं बढ़ने लगी। किनकी? यानी भारतीयों की। ओके, सिविल सर्विस में स्थान ही नहीं नियंत्रण करने की आकांक्षा की जाने लगी। यानी सिविल सर्विस में स्थान ही नहीं, उसको नियंत्रण। सिविल सर्विसेज का मतलब कि जो एग्जाम होती थी, जैसे कलेक्टर की एग्जाम होती है ना, जैसे अपनी IAS होती है, ठीक है, IPS होती है, IAS होते हैं, तो ये सिविल सर्विसेज, तो इन परीक्षाओं में यानी सिविल सर्विस में स्थान ही नहीं, उन पर नियंत्रण करना भी यानी उनकी इच्छा होने लगी। इनको यानी भारतीय लोगों को। अब भारत में जनता के द्वारा चुनी हुई और उसके प्रति उत्तरदायी सरकार की मांग की जाने लगी कि हमारे द्वारा ही चुनी जानी चाहिए। ठीक है, तो
1868 ईस्वी में बंगाल के प्रमुख अखबार, यानी बंगाल का एक प्रमुख अखबार था जिसका नाम था हिंदू पेट्रियट। ध्यान देना, बंगाल का एक प्रमुख जो अखबार है, न्यूज़पेपर, जिसका नाम है हिंदू पेट्रियट, उसके संपादक कृष्णो दास पाल ने ऐसी मांग की। किसने मांग की? यानी इस अखबार का मालिक या अखबार का संपादक कौन था? यानी कृष्णो दास पाल। और 1868 ईस्वी में यह बंगाल का प्रमुख अखबार था जिसमें यह मांग की गई उत्तरदायी सरकार की। कौन सी? उत्तरदायी सरकार की मांग की गई। 1868 से अगर 1874 ईस्वी में उन्होंने भारत के यानी लिए स्वराज्य शीर्षक से लिखे लेख भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिए संवैधानिक सरकार से प्रारंभ की बात की थी। ध्यान देना कि इसी अखबार ने यानी भारत के लिए स्वराज्य शीर्षक, देखो ध्यान ना, स्वराज्य के नामक शीर्षक से एक लेख लिखा। उस लेख में भारतीयों के द्वारा भारत का ही शासन, ठीक है, भारतीयों के द्वारा भारतीयों के लिए संवैधानिक सरकार बनाना, यानी संवैधानिक सरकार की प्रारंभ की बात यानी इस अखबार में की गई थी, यानी स्वराज शीर्षक से। ठीक है, ये लेख था एक। उस समय जो राजनीतिक संगठन भारत में थे वे इस प्रकार की प्रगतिशील मांग और उसके लिए संघर्ष करने के लिए क्या रहते थे? यानी तैयार नहीं थे। समझ गए? यानी उस समय ध्यान देना कि जो उस समय लिखा है कि इस प्रकार की प्रगतिशील मांग ये बेटा ध्यान देना यहाँ पे, और इस प्रकार का संघर्ष करने के लिए यानी वहाँ के जो भारतीय लोग थे वो तैयार नहीं थे एक तरह से। ठीक है, इसके लिए बंगाल के कुछ विद्वान, ध्यान देना, बंगाल के कुछ जो विद्वान लोग थे, चिंतन करने वाले जो चिंतक थे, ने 1875 ईस्वी में इंडियन लीग की स्थापना की। किसकी स्थापना की गई? इंडियन लीग की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य क्या था? कि भारतीयों में राष्ट्रवाद का भाव जागृत करना, राष्ट्र के प्रति भाव, राष्ट्रीयता का भाव पैदा करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, तथा राजनीतिक चेतना जागृत करना था। किसका? इस इंडियन लीग का। इंडियन लीग कहाँ स्थापित की गई? बंगाल में। ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? कि भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करना और राजनीतिक चेतना जागृत करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था इंडियन लीग का। सार्वजनिक चेतना के द्वारा यानी प्रारंभ होने वाला यह पहला एक राजनीतिक संगठन, सबसे पहला राजनीतिक संगठन कौन सा था? यानी इंडियन लीग। अब है इंडियन एसोसिएशन। ध्यान देना, दूसरा कोई संगठन है, ये भी एक राजनीतिक संगठन दूसरा। यानी इस संस्था की स्थापना के अगले वर्ष 1875, तो अगला वर्ष 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ध्यान देना, बनर्जी, ठीक है, यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में कलकत्ता के एल्बर्ट हॉल में लगभग 800 प्रमुख लोग, कितने लोग थे उस मीटिंग में? 800 प्रमुख लोगों ने भाग लिया, जिसमें यह तय हुआ कि संगठन समान राजनीतिक विचार रखने वाले लोगों को एक मंच पर लाएगा। यानी संगठन समान राजनीतिक, जिनके विचार समान हैं, जिनके राजनीतिक विचार समान हैं या जिनके राजनीतिक विचार आपस में मेल खाते हैं, उन लोगों को यानी एक मंच पर लाएगा। कौन? ये इंडियन एसोसिएशन। किसके द्वारा स्थापना की गई? इसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा की गई। वह सामान्य जनता को संगठित करेगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट तो इस बनर्जी की यानी 28 दिसंबर और 1885 ईस्वी को, ध्यान देना, यानी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो अभी भी चल रही है कांग्रेस, चल रही नहीं चल रही है, यानी जब इसका जो वर्तमान में इसकी जो अध्यक्षा है वो सोनिया गांधी के हाथों में है, वही कांग्रेस जो 28 दिसंबर 1885 को जिसकी स्थापना की गई थी, जो आज सोनिया गांधी की अध्यक्षता में इसकी भागदौड़ है, ये वही कांग्रेस है। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को व्योमेश चंद्र बनर्जी, ध्यान देना, WC और बैनर्जी, कई जगह नाम आता है WC बैनर्जी, उनका पूरा नाम था व्योमेश चंद्र बैनर्जी, उनकी अध्यक्षता में यानी उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया। ठीक है, उसकी अध्यक्षता में बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में पहला अधिवेशन प्रारंभ हुआ। किसका? कांग्रेस का। किसका अधिवेशन?
कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को यानी बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, जगह का नाम दिया है, यानी बंबई में कहाँ, बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। पहले अध्यक्ष कौन, WC बैनर्जी, जिनका पूरा नाम व्योमेश चंद्र बैनर्जी, उनकी अध्यक्षता में पहला अधिवेशन शुरू हुआ, जिसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया सॉरी 72, कितने 72 यानी 72 लोगों ने, यानी 72 रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधियों ने भाग लिया अधिवेशन में। कांग्रेस के 4 उद्देश्य बताए गए। ये 4 उद्देश्य कौन कौन से थे? पहला उद्देश्य यानी एक मीटिंग की गई, ठीक है, इस मीटिंग का यानी इस कांग्रेस के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या थे, देखो इस अधिवेशन के, कि राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रयत्न में लगे लोगों को आपस में परिचित होने का अवसर देना। ऐसा नहीं है कि कोई कहाँ से लग रहा है, कोई कहाँ से, तो वो आपस में जानते ही नहीं थे, ठीक है। तो इन सब लोगों को आपस में यानी परिचित होने का यानी अवसर देना, ये इस अधिवेशन, ये इस कांग्रेस का पहला उद्देश्य था। नंबर दूसरा, आने वाले वर्षों के कार्यक्रम पर विचार करना, ठीक है। नंबर 3, ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति पूरी निष्ठा। ध्यान देना, शुरू में देखो ये कांग्रेस क्या थी, शुरू में अंग्रेजों की यानी एक तरह की भक्त थी ये कांग्रेस, समझ गए। ये कांग्रेस के जो भी सदस्य बने थे, क्योंकि 1905 तक के उदारवादी लोगों का इस कांग्रेस पर कब्जा था एक तरह से, तो उदारवादी अंग्रेजों पर विश्वास करते थे, ठीक है। वे यानी अहिंसात्मक, यानी एक तरह से अगर बोला चाहे तो नरम दल के नेताओं का हाथ था। यानी 1905 के बाद में क्या होता है, इसकी बागडोर है वो यानी गर्म दल के नेताओं के हाथ में आ जाती है। तो कहने का मतलब कि ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति पूरी निष्ठा और भक्ति रखते हुए इंग्लैंड की संसद के द्वारा जो तय किए गए जो सिद्धांत, क्यों हमारा शासन किसके अंदर में था, इंग्लैंड की संसद के द्वारा चलता था, तो इंग्लैंड की संसद के द्वारा जो भी तय किए गए सिद्धांत हैं उनके विरुद्ध किए जाने वाले भारत सरकार के कार्यों का विरोध करना, ये इसका तीसरा उद्देश्य था। अगर चौथा उद्देश्य की बात की जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्ट रूप से, न कि डायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट रूप से यह संगठन भारतीय संसद का रूप ग्रहण करेगा तथा इस बात का उचित जवाब देगा कि अंग्रेजों की यह सोच कि भारत के चुने हुए प्रतिनिधि शासन व्यवस्था करने की योग्यता नहीं रखते हैं। यानी कहने का मतलब कि अप्रत्यक्ष रूप से यह संगठन, कौन सा संगठन है, कांग्रेस, ये भारतीय संसद का रूप ग्रहण करेगा, और किया भी इसने आगे जाके, तथा इस बात का उचित जवाब देगा कौन, ये संगठन, कि अंग्रेजों की यह सोच कि भारत के चुने हुए प्रतिनिधि शासन व्यवस्था करने की योग्यता नहीं रखते। अंग्रेज क्या सोचते थे कि ये जो कांग्रेस है वो भारत का शासन नहीं चला सकती थी, समझ गए। लेकिन ये चीज यानी इस कांग्रेस ने सिद्ध करके दिखाई, ठीक है। कांग्रेस के काल को ही 2 चरणों में बांटा जा सकता है। पहला चरण देखना 1885 से 90 ईस्वी तक, जिसे उदारवादी राजनीति अथवा राजनीतिक भिक्षावृत्ति का युग कहा गया। भिक्षावृत्ति का मतलब कि हर काम के लिए अंग्रेजों की ओर मुंह ताकना, समझे, उनसे भिक्षा, जैसे उनसे हम भिक्षा ले रहे हैं, तो इसलिए इसको भिक्षावृत्ति कहा गया है। कौन से काल को, 1885 से 90 के काल को, यानी इस काल को क्या कहा गया है, भिक्षावृत्ति, ठीक है। दूसरा चरण आता है, वो आता है 1905 से 1919 का काल, जिसे अतिवादियों अथवा अतिवादी राजनीति का काल कहा जाता है, यानी एक तरह से रेडिकल्स का काल आ जाता है। यानी ये इनका कहना है कि हम किसी काम के लिए अंग्रेजों से भिक्षा क्यों मांगे, ये हमारा अधिकार है, हम इसके अधिकार के लिए हम लड़के रहेंगे, चले, लेकिन अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे, हम अंग्रेजों से कोई काम भीख में नहीं लेंगे। ये किनका कहना है, इन अतिवादियों का, इन रेडिकल्स का, इन गरम दल के नेताओं का, समझ गए। नरम दल के नेताओं का कहना था कि अगर आपके गाल पे अगर एक थप्पड़ मारे तो उसको दूसरा गाल भी कर देना चाहिए, जबकि गरम दल का कहना था कि अगर आपके एक गाल पे मारे तो उसके दोनों गालों पे मारो आप, समझ गए, तब जाके वो सीधा होगा। तो ये दोनों में डिफरेंस था, किसमें, गरम दल और नरम दल, क्योंकि इस कांग्रेस में तो सभी प्रकार के नेता थे, ठीक है। तो ये यानी 2 वर्गों में बांटा गया यहाँ पर, एक तो उदारवादी और एक रेडिकल्स, यानी जिनको हम बोल सकते हैं अतिवादी।
अगर हम बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा एक विस्तृत रूप से। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त एक रिटायर्ड अंग्रेज था। कौन था? एक रिटायर्ड अंग्रेज जिसका नाम था यानी ICS अधिकारी जिसका नाम था एलन ऑक्टेवियन होम, जिसे AO होम यानी शॉर्ट फॉर्म इसकी AO होम के द्वारा दिसंबर 1885 में की गई। इसका पहला अधिवेशन पुणे में आयोजित किए जाना था। ध्यान देना, पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया जाने वाला था? पुणे में। लेकिन उस समय पुणे में क्या फैल गया? प्लेग। क्या फैल गया? प्लेग फैल गया, जिसके कारण यह अधिवेशन कहाँ शिफ्ट हो गया? बंबई। कहाँ हो गया? बंबई में आयोजित किया गया। और बंबई में ही इसका अधिवेशन 28 दिसंबर हुई 1885 को बंबई के ग्वालिया टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका पहला अधिवेशन हुआ। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। ध्यान देना भाई, उसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं रखा गया था इसका नाम, पहले इसका नाम यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी, ध्यान देना, दादा भाई नौरोजी जैसे सबसे पहले यानी जो धन निष्कासन सिद्धांत, कौन सा? धन निष्कासन सिद्धांत। धन निष्कासन सिद्धांत क्या कहता है कि भारत से जो कमाया गया धन वो इंग्लैंड जा रहा है। इसका विरोध सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी, जो पारसी थे एक, ठीक है। उन्होंने किनके? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जो वायसराय था उसमें कौन था? अगर आपको पूछा जाए तो लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। क्यों? जो गवर्नर बनते थे पहले, गवर्नर जनरल, वो तो समाप्त कर दिए गए थे 1800 कंपनी में। कंपनी में क्या बनने लगे थे उसके बाद में? वायसराय बनता था। क्या बनता था? वायसराय। तो अगर पहला वायसराय बने तो वो था लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि उस समय वो अंतिम भी मान सकते हैं, अंतिम गवर्नर कौन सा? कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्यों? कंपनी खत्म हो जाती है 1857 में, और 1857 के समय क्रांति का यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर था वो लॉर्ड कैनिंग। तो वहां से कंपनी क्या करती है? कंपनी का शासन समाप्त होता है और वहां से 1858 में ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ जाता है भारत का शासन। तो ब्रिटिश क्राउन क्या करती है? वो जो टाइटल था गवर्नर जनरल उसको समाप्त कर देती है, उसके स्थान पर वायसराय बना देती है। तो पहला वायसराय बनता है लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। अब जबकि कांग्रेस की स्थापना के समय यानी भारत का जो वायसराय वो कौन था? लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। अब देखो, कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था उसमें कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी, काशीनाथ त्र्यंबक तेलंग, ठीक है, फिरोज शाह मेहता, H सुब्रह्मण्यम अय्यर, P आनंद चार्लू, दिनसा वाचा, गोपाल गणेश आगरकर, G सुब्रह्मण्यम अय्यर, M वीर वाघवचारी, NG चंदावरकर, रहमत उल्ला M सयानी और WC बैनर्जी आदि प्रमुख भारतीय नेता थे। ऐसा नहीं है कि उस अधिवेशन में किन किन के, अगर आपके 5 भी अगर नाम रह जाएंगे, अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया कि WC, पहला तो अध्यक्ष का तो आपको नाम को याद है कि WC बैनर्जी, इसके अलावा आप 5 नेताओं के यानी 5 उन प्रतिनिधियों के नाम बताइए जिन्होंने कांग्रेस के पहले अधिवेशन में भाग लिया। तो इनमें 8-10 के नाम है, जिसमें से अगर आपको 5 भी रहते हैं तो आपके दिमाग में ये रहता है कि 5 नाम कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बैनर्जी यानी WC यानी बोले तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। उनके द्वारा घोषित कांग्रेस का उद्देश्य देश के विभिन्न भागों के नेताओं को एकजुट करना, जाति, धर्म एवं क्षेत्र से संबंधित सभी यानी विद्वेष यानी सभी प्रकार के द्वेषों को समाप्त करना, ये उनका पहला उद्देश्य था। व्योमेश चंद्र बनर्जी अधिवेशन के समाप्त होने के 1 सप्ताह बाद कलकत्ता के समाचार पत्र, क्या नाम है कलकत्ता का, उसमें द इंडियन मिरर, क्या नाम है? इंडियन मिरर, ये समाचार पत्र का नाम है। जिस प्रकार से राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम्स, द हिंदू, ये जो अखबार होते हैं आजकल जो चल रहे हैं, उसी प्रकार उस समय सप्ताह में यानी सप्ताह में 1 बार निकलता था, सप्ताही, ठीक है। यानी समाचार पत्र यानी द इंडियन मिरर ने लिखा
कि बंबई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। क्या जोड़ती है? एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। ये किसने लिखा है? ये वहां का एक प्रमुख समाचार पत्र जिसका नाम है द इंडियन मिरर ने। अब आज की जो अपनी क्लास थी वो यहीं तक थी। समझ गए कि किस प्रकार से अब कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। कांग्रेस में दो गुट हो जाते हैं, एक उदारवादी और एक अतिवादी। ठीक है, अब कैसे आगे और किस प्रकार से इसका संघर्ष होता है, कैसे इसका प्रतिकार और आगे बढ़ता है, इसके लिए हमें आगे की क्लास का इंतजार करना पड़ेगा। तो आगे की क्लास के तक के लिए, जब तक के लिए नहीं, जब तक आपकी क्लास नहीं होती तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिए। ठीक है, ओके।